एसएससी जीडी के मेडिकल फिट नौजवान बहनों और भाइयों, आप लोग पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इस 11 महीने के जीवन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। जो सबसे जरूरी है वो ये है कि सरकार सुनती नहीं है। ये समझ आया नहीं आया? अगर सरकार सुनती तो क्या हालात होते? लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब है, लेकिन क्या पिछले 11 महीने में आपकी आवाज प्रधानमंत्री तक नहीं गई? गई भी तो उन्होंने सुनना क्यों नहीं चाहा? क्योंकि नौजवान बेरोजगार इस देश के एजेंडे में नहीं है। इस देश के एजेंडे में वो जिससे उसकी वोट बढ़ जाए। आपको अपने मुद्दे को वोट से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने मुद्दे को वोट से नहीं जोड़ोगे ना तो उनको आप पर डर ही नहीं होगा। समझ लो, नौजवान इस देश की ताकत है। इस देश की सीमा की रक्षा के लिए नौजवान की जरूरत है। घर चलाने के लिए नौजवान की जरूरत है। हर जगह नौजवान की जरूरत है। लेकिन जब वो नौजवान तैयार होके देश सेवा में जुटना चाहता है तो उसको रोकने के लिए सरकारें लगी नहीं। अब मैंने आपका पूरा ये जो मुझे दिया गया, जिसमें पूरी जानकारी मैं अपनी वाणी द्वारा मीडिया के साथियों को बता दूं कि असल बात क्या है। क्योंकि जब आपके जरिए बात बहुत दूर तक जाएगी, पूरे देश में रहने वाले जो यहाँ नहीं है वो लोग भी सुनेंगे, तो शायद मेरे हिसाब से उनको पता लगेगा कि सरकार क्या कर रही है। ये आंदोलन है एसएससी जीडी 2018 के बच्चों का, जिसमें जो डिपार्टमेंट है जहां नियुक्तियां होनी है वो है एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और असम राइफल। ये इसकी सिपाही भर्ती परीक्षा थी। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए, लेकिन ये जो भर्ती थी ये 60,210 पदों पर थी। क्या मैं सही हूं? इनमें से भी 54,000 बच्चों को लगभग नियुक्ति देने का प्रयास किया गया। 6,000 पद लगभग रोक दिए गए। 54,000 में से भी 20% बच्चे ऐसे हैं जो एज ओवरलैप कर गए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया चली है 3 साल। अब बच्चों की ये मांग है कि वो देश सेवा करना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान बॉर्डर में तनाव है, तमाम तरह की चीजें हैं। जो अभी जवान वहां है वो जवान भी ज्यादा काम उनको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां लोगों की कमी है, जवानों की कमी है। तो बच्चों का ये भी मानना है कि भाई उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ है। अगर हमें नियुक्तियां मिल जाएगी तो उनका बोझ कम हो जाएगा, सीमा भी सुरक्षित हो जाएंगे। और ऐसी ये भी एक सच है, एक्स्ट्रा ड्यूटी करने की वजह से बहुत सारे जवान सुसाइड करते हैं बॉर्डर पे। ये मेरा कड़वा अनुभव है, क्योंकि मैं पूरे देश से जुड़ा हुआ हूं, तो कहीं ना कहीं पता लगता है जवान ने सुसाइड किया। और जब आप उसकी गहराई में जाते हैं तो सुसाइड के पीछे कारण होते हैं। तो खुद ही सुसाइड थोड़ा करता है। अगर नौजवान अब यहाँ खड़े कह रहे थे क्या तो विजय वीर गति, क्या लिखा आपने, वर्दी या अर्थी? कोई नौजवान ऐसा कदम उठा भी सकता है क्योंकि वो टूट रहा है अंदर से। तो मैं आपका मुद्दा पहले पूरा बता दूं, उसके बाद अपनी बात रखूंगा। उम्मीदवार तीनों चरण पास कर चुके हैं, जिसमें रिटर्न है, फिजिकल है और मेडिकल है। ये मतलब जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं वो फिट है। अगर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार। ये भी एक ग्यारह महीने से आंदोलन चल रहा है और ये भर्ती प्रक्रिया 3 साल चली। बस इतना ही, ठीक है। चलो अब ये आपका, अब हमारी बात। हमने बता दिया कि क्या क्या हुआ। पूरा ये है कि जब नौजवान अपने अधिकारों के लिए यहां लड़ने आए तो उन पर लाठियां चली। मुझे सारे मीडिया कर्मियों ने बताया कि बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए। ये मेरी बड़ी दिक्कत है। जब कहीं किसी बहन का अपमान होता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है और मेरा मन करता है अपमान करने वाले को सबक सिखाया जाए। फिर मैं इधर देखता हूं ये वर्दी में जो लोग खड़े हैं, फिर पता लगता है कि ये कौन है। तो पता ये लगता है कि ये भी तो सिस्टम का ही पार्टी, ये भी तो हम में से एक दो लोग हैं, या ये हम ही तो हैं
बस इनके तन पे वर्दी और हम पे नहीं है, हम वर्दी मांग रहे हैं और वो वर्दी पहने खड़े हैं। समझ रहे? ये अंग्रेज नहीं है, ये किसी दूसरे देश के लोग नहीं है, ये यही हमारी तरह भर्ती प्रक्रिया में आए और जिनको ये वो लोग हैं जिनको बिना लड़े अपना अधिकार जो है मिल गया। फिर सिस्टम को समझिए कि ये लोग ऐसा क्यों करते कि हम पे लाठियां चलाते हैं। ये ऐसा इसलिए नहीं करते कि आपसे नाराज हैं या ये नहीं चाहते कि आपको रोजगार मिले, ये इसलिए ऐसा करते क्योंकि जो इनको तनख्वाह दे रही है सरकार चाहती है कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम है, जो सरकार कहेगी वही इनको करना पड़ेगा ना। सरकार कहती है अगर नौजवान अपना हक मांगने आए तो उसको लाठी से पीटो, तो तभी तो करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ कहावत है, वो कहावत मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि वो कहावत का प्रारूप अलग है। मैं कहीं ना कहीं उस कहावत को कहने के बाद मैं विरोधी टाइप हो जाऊंगा, लेकिन मैं उसका सार ये है कि समस्या जड़ से खत्म होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं जो सरकार 11 महीने से 10 महीने हमारी नहीं टूटी है उसको सत्ता बैठने का कोई अधिकार नहीं। अगर हम लोग इसे अपनी वोट की वैल्यू से जोड़ ले, मैं फिर कह रहा हूं, तो मैं लिख के देता हूं कि वो इतने डरे हुए लोग हैं, उन्हें सत्ता से मतलब है, वो आपकी मांग को 10 दिन में मान लेंगे। पहली बात तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी की जरूरत थी, बहुत कम लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लंबे समय से उपस्थित हैं। एक आंदोलन हम लोग जीतने कगार पे, मतलब शिक्षक भर्ती वाला जो लखनऊ में चल रहा था, आंदोलन वही सफल होता है जिसको लगातार चलाया जाए। आप लोग लगातार लड़ रहे हैं, तो हमारे नेता हिमांशु जी ने हमसे कहा कि वो लोग लड़ रहे हैं, वो आपको चाहते हैं। महेश जी ने भी, राकेश कसाना जी ने, सबने हमें फोन किया कि आपको आना पड़ेगा। हमने कहा डेट तय कर लो। आज मैं सच में बताऊं, मैं लड़ने नहीं आया, हाँ तो मैं आपको बताने आया कि हम लोग लड़ सकते हैं। अगर लड़ना है तो एक दिन तय कर रहे हैं, फिर आना लड़ने, और फिर ये बात तय करके आना विजया भी करती। आप घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। युवा वो शक्ति है जिसने अच्छे अच्छे को झुका दिया है। युवा रीढ़ है देश की, उसे कोई नहीं झुका सकता, कोई नहीं झुका सकता, ना कोई ऐसा जन्मा है जो झुका दे। क्योंकि मैं जिनको आदर्श मानता हूं वो करतार सिंह सराभा, शहीद करतार सिंह, 19 साल के थे जब देश की आजादी के लिए शहीद हुए, उनको आदर्श माना शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने, और वो 23 साल के थे जब वो शहीद हुए। एक और बड़े क्रांतिकारी जिनको हम कहते हैं शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी, 21 साल बाद वो अपने जो संकल्प दिया था उसको पूरा कर पाए। तो नौजवान कमजोर नहीं होता, बस कमी होती है कि वो संकल्प लेता है नहीं लेता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जीतना चाहते नहीं जीतना चाहते बताओ। मंच पे बैठा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आप अगर उनमें से होते तो उनके बीच होते। आप मंच पे हैं तो आप उनमें से नहीं, बिल्कुल नहीं। हम स्पष्टवादी आदमी, हम अपने लोगों को भी सही समझाते हैं कि जिनके लिए लड़ रहे हैं उनके जैसे बंद हो जाओ, उनसे दिल तो मिलाओ, उनको विश्वास दो कि आप उनमें से एक हो, तो छलोगे नहीं। आप आगे सिर्फ अपनी बात कहकर चले तो नहीं जाओगे, आप उनको आरोप धोखा तो नहीं दोगे। अगर ये विश्वास बनाना तो उनके जैसे उनके बीच में रहना पड़ेगा, तभी तो वो समझेंगे कि ये हम में से है, ये हमसे अलग है। मैं एक नौजवान हूं, मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं, क्योंकि मैं हम पे जो कार्यकर्ता ना बड़े पैमाने पे नौजवान, और वो सब लोग बेरोजगार। अगर उन पे रोजगार होता तो वो बेचारे नौकरी नहीं कर रहे होते। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अहर्ता होती है पूरा किया है, MA किया है, MBA किया है, MCA किया है, PhD की है, और तमाम तरह की जो डिग्रियां हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट सब किया है, लेकिन नौकरी है ही नहीं। सरकार बस दावे करती है कि 25 लाख नौकरी दी, 2 करोड़ रोजगार दिए। वो जो इतना बड़ा पत्र आपने मुझे लिख के दिया ना, वो पत्र सबको पता लग जाएगा अगर आप तय करो, अगर एक दिन रख दे कि भाई हमें संसद भवन का घेराव करना है। सत्र चल रहा है लोकसभा का, 23 तक है सत्र। कोई मीडिया के साथ बताया क्या है जानकारी? कब तक है सत्र? 29 तक। बताओ, लड़ना चाहते हो नहीं चाहते बताओ पहले। देखो, हम आदमी बड़े ना सिद्धांतिक हैं, उन लोगों को समय नहीं खर्च करते जो लड़ना नहीं चाहते। तुम्हारे बीच पता है क्यों है? क्योंकि तुम 10-11 महीने से यहाँ बैठे। अगर तुम आ जाए होते तो हम नहीं आते, हमारे लीडर्स आते। आपका नहीं, हमने जांच लिया कि आप लड़ना चाहते हो। बताओ, अगर लड़ना चाहते हो तो क्या कुर्बानी बलिदान के लिए तैयार हो? चलो। मैं ये भी जानता हूं कि जो लोग वर्दी चाहते हैं ना,
उनको ये भी पता है कि बलिदान भी हो सकता है, तो वो बलिदान से नहीं डरते। ये कोई कलर की नौकरी थोड़ा ही मांग रहे हो तुम लोग, चपरासी की थोड़ा ही मांग रहे हो, ऑफिस की थोड़ा ही मांग रहे हो, आप तो वर्दी मांग रहे हो, वर्दी। और जो वर्दी पहनेगा उसके लिए तो पहले है ये, वो अपने घर कह के जाता ड्यूटी जाने पहले कि मेरी लाश पे रोना मत, जब मेरा शव आएगा तो रोना मत, मैं शहीद हो सकता हूं देश के लिए। तो मैं समझता हूं कि वर्दी मांगने वाले लोग इस देश से प्यार करते हैं। तो मैं आपकी भावनाओं की कदर करते हुए, आपकी जो जिनको आप माने अपनी टीम पे कि अच्छे लोग हैं, इनकी बात को आप मान सकते हैं, क्योंकि देखो एक तो यूनिट आपको बनानी पड़ेगी जो फैसला लेंगे, सब लोग फैसला नहीं ले सकते हैं। आप जैसे हमने वहां बनाया 8-10 लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए जो लीडरशिप करेंगे, जिनको आप कहोगे हमें इनके ऊपर विश्वास, ये बिकेंगे नहीं, ये टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, उन 10 लोगों से मैं बात करूंगा। और फिर जो मैं तय करूंगा उसमें आपको मदद करनी पड़ेगी, फिर देखते हैं हार होती है जीत होती है। यहाँ तो असम की बच्चे मुझे दिख रहे हैं, कौन है असम से? हाँ देखने लग रहा है, मास्क भले हो लेकिन पहचान तो आ ही जाता है। ये देश इस तरह से, इसकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग है, हर 100-200 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, रंग बदल जाते हैं, खान पीन बदल जाता है, कपड़ों का पहनाव बदल जाता है, बड़ा अजीब है, ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ तो ऐसे प्रदेश है जहां इनके मुकाबले के देश है दुनिया में। लेकिन आप काम की बात सुनो, बुनियादी, अगर कोई एमपी एमएलए की सीट रिक्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर उनको वहां उपचुनाव कराना ही कराना है। किसी डिपार्टमेंट का मंत्री ना रहे तो वो पद उनको भरना ही भरना है। इलेक्शन होंगे, अभी यूपी के साथ 5 स्टेट के चुनाव है, तो वो 2 महीने में कराना ही है, लेकिन भर्ती नहीं कराएंगे। भर्ती कराएंगे 3 साल में, 2018 की भर्ती 2021 में। 3 साल तक उस नौजवान को रगड़ेंगे, परेशान करेंगे, तोड़ेंगे, उसकी हिम्मत को निचोड़ देंगे। ये सरकार दे रही है हमें सावधान होना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं, जब इस देश की रक्षा सर्वोत्तम है और उसके लिए बजट है, तो फिर सुरक्षा जो कर्मचारी उनकी व्यवस्था पूरी क्यों नहीं कर रहे हो? जब इस देश के लिए नेताओं की जरूरत है तो इस देश के सुरक्षा कर्मियों की जरूरत को क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? जब वो भर्ती 6 महीने में हो सकती है तो कोई भी भर्ती देश की 6 महीने में क्यों नहीं हो सकती? और फिर चुनाव कराते हो तो जो जवान जिसकी बच जाए, जैसे वोट पा जाए तो उसी जवान के पैसे वापस करते हो। मैं वहां बता रहा था बैठ के, हमसे फार्म के पैसे लेते हो पूरे और फिर वापस नहीं करते हो, और फिर भर्तियां रिजेक्ट कर देते हो। भर्ती आती है फिर पेपर लीक हो जाते हैं, तो कहां है ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी वही है कि इस देश का लोकतंत्र, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, सत्ता में बैठे हुए लोगों के घुटनों के उसमें चौखट जो होती है ना, वहां दम तोड़ चुका है। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का न्याय, इस देश की व्यवस्था, इस देश का संविधान आज जकड़ा गया, गुलाम हो गया है नेताओं की चौखट के आगे। और मैं समझता हूं कि आपको अपने अधिकारों के लिए तैयार होना पड़ेगा। भाई आप में कोई कमी तो नहीं है, मेडिकल फिट होना आप लोग, फिर नियुक्ति क्यों नहीं है पता है? इसका कारण सरकार ये जानती है कि अगर ये 50,000 रुपए की, 40,000 रुपए की नौकरी करेंगे ना, तो फिर ये अपने बच्चों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, ये अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, ये फिर पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम में। और फिर इन्हें रोटी के लिए सुबह शाम परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये देश के बारे में सोचेंगे, देश में क्या हो रहा है। एक पूरी साजिश के तहत इस देश को गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। किसी तरह से सरकार ये चाहती है कि सत्ता में बनी रही अगली बार तक, और इस देश का संविधान खत्म कर दें। और क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि उनके अधिकार क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आप में से कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ उठा के बताओ। सवाल पूछने वाला हूं, सोच समझ के उठाना। वकील के सामने हो, अरे हो किसी अनपढ़ नेता के सामने नहीं हो, ऊंटा टेक के, जो सिर्फ पिताजी के दम पे या माँ के दम पे या बुआ चाचा के दम पे नेता बन गया हो, जिसने अपनी पहचान बनाई, उसके सामने नहीं हो। उस व्यक्ति के सामने हो जो 18 साल से इस काम को कर रहा है, जिसने देश की जो सबसे बड़ी जेल तिहाड़, उसको भी 2-2 बार देखा है, जो पीएचडी करके आया तिहाड़ से, उसके सामने हो। पढ़ा है संविधान? ये बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ अपने अधिकार बताओ, फंडामेंटल जो राइट्स है बताओ क्या क्या है। हाँ ठीक, ड्यूटी बताओ, खड़े रहो।
खड़े रहो, तालियां। ड्यूटी बताओ। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी। गलत आवाज भी उठती है कभी? चलो, काफी कुछ जान लिए हो, लेकिन अगर मैं पूछूं कौन सा आर्टिकल में, तो बता दोगे? बताओ, फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा आर्टिकल में है? हाँ, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। देखो, एक व्यक्ति अपने इस देश में रहने के क्या कर्तव्य है वो जानता है, वो भी अभी कंप्लीटली नहीं जानता है। इस देश के संविधान की रक्षा करना आपकी प्रथम जिम्मेदारी। इस देश के सरकारी संपत्ति की रक्षा करना आपकी प्रथम जिम्मेदारी। इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करना आपकी प्रथम जिम्मेदारी है। समझ रहे? एक व्यक्ति जानता है आप में से, जो आप तैयार हुए ना, सब लोग देखो, ना तो किसी क्लास में पढ़ाते, ना ही किसी कंपटीशन में पढ़ाते, ना ही किसी, चाहे वो नौकरी में हो या ना हो, ना ही किसी ट्रेनिंग में पढ़ाते, ना ही किसी नेता को पढ़ाते। जब आप अपने अधिकार नहीं जानते, कर्तव्य नहीं जानते, तो भाई इन अधिकारों का प्रयोग करोगे कैसे? इसलिए मैं आपके बीच में आज आऊं ये बताने के लिए कि सर, जिससे देश चल रहा है ना, कहते हैं कि सारे नेता कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन चलती है। क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है? और जब लोग जानते नहीं तो फिर कैसे चलेगा? अगर आपको ना बताओ एसएससी जीडी की भर्ती आपको टेस्ट पढ़ना, तो भर दोगे टेस्ट? उससे सोचो तो सही। तो नौजवान अभी भीड़ ही तो है, भेड़ ही तो है, इसके अलावा है क्या भाई? अभी आपको भर्ती करेंगे तो सीधा बॉर्डर पे थोड़ा भेज देंगे, ट्रेनिंग कराएंगे ना। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं मेरी प्यारी बहनों, नौजवान भाइयों, कि अपने ये मुल्क हमारा है, इस देश के लिए कुर्बानियां दी गई है, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों ने शहादतें दी हैं, और आज भी इस देश की रक्षा के लिए, आंतरिक और बाहरी रक्षा के लिए लोग शहीद होते हैं। वो जवान शहीद होते हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे यतीम होते हैं, पहले भी हुए और आज भी होते हैं। 20-20 जवान चाइना के बॉर्डर मार जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। सिर्फ हम लोग इस देश में नौजवान मोहरे बनकर रह गए हैं। अगर आप अपने हक अधिकार को नहीं पहचानोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, तो लड़ोगे कैसे? अगर आपको ना पता हो कि प्रोटेस्ट करना आपका राइट है आर्टिकल 19 में, तो आप यहां आ जाते लड़ने। फिर आपको ये नहीं पता कि कोई किसी महिला को 5 बजे के बाद कोई पुलिस जो है ना, मेल जो पुलिसकर्मी अरेस्ट नहीं कर सकता। क्या आपको नहीं पता बहनों को? क्या आपको ये नहीं पता है कि कोई पुलिसकर्मी महिलाओं को नहीं छू सकता अरेस्टिंग के लिए? मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूं कि जो आपको समझना चाहिए। आप सवाल नहीं करते, वो जवाब नहीं देते। जो महिला एक बच्चे को, पुरुष को जन्म देती है, जो पुरुष अपने आप को बहादुर मानता है, वो जन्म तो एक महिला से लेता है। तो ताकतवर कौन हुआ, पैदा करने वाली या जो पैदा हुआ है? तुम इस देश की वीरांगनाएं हो और तुम पे अधिकार